आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बेहतरीन किस तरीके से चल रही होगी और उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारी ये सीरीज़ है, जिसकी नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम मेनली ईएमआरएस एंड चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं और उसके टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और भी बेहतर हो जाए। है ना? तो बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की ओर। उससे पहले अगर आप हमारी डेली कुछ को जॉइन करना चाहते हैं, तो हम टेलीग्राम पर कंडक्ट कराते हैं, तो उसके लिए आप पैडा कुछ नाम से इस ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। इसमें हम डेली रात को 9 बजे मिसलेनियस क्वेश्चन की कुछ कंडक्ट कराते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि अभी आपका कौन-सा पोर्शन ऐसा है जिस पर अभी आपको और काम करने की ज़रूरत है ना? क्योंकि समय रहते चीज़ों को बेहतर करना ही हमारा मेन मोटिव होना चाहिए और अगर हम ऐसा कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारी लर्निंग में बहुत ही बड़ा योगदान देती हैं। इसके साथ ही अगर आप पेडल अप ऑफिशियल चैनल को जॉइन करना चाहते हैं, तो बड़ी ही आसानी से नीचे दिए गए लिंक से आप आसानी से जॉइन कर सकते हैं, जिसमें हम टाइम टू टाइम एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, जिससे आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए यूट्यूब पर सर्फिंग ना करनी पड़े। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड द प्रॉब्लम शुड बी अकॉर्डिंग टू, मतलब समस्या समाधान विधि में जो समस्या होती हैं वो किसके अनुसार होनी चाहिए? इंस्ट्रक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रीवियस नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन, नीड्स ऑफ चिल्ड्रन या नन ऑफ दीज। क्या मतलब प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, बच्चे की आवश्यकता के आधार पर या बच्चे के निर्देशों के आधार पर। तो यहाँ आपको मेन चीज़ ये देखनी है, जो समस्या समाधान जो होनी चाहिए वो समस्याएं किसके अनुरूप होनी चाहिए। तो जो समस्याएं होंगी वो बच्चे की कहीं ना कहीं प्रीवियस नॉलेज के आधार पर ही होनी चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप बच्चे में समस्या समाधान कौशल विकसित करेंगे और बच्चा उस समस्या को समाधान करने के लिए उसके सॉल्यूशन को ढूँढेगा, एक्सप्लोर करेगा, तो कहीं न कहीं उसमें उसकी प्रीवियस नॉलेज का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब वो ऐसी चीज़ कभी भी डिस्कवर नहीं करेगा जो उसकी प्रीवियस नॉलेज में शामिल नहीं है। विदाउट बेस प्रीवियस नॉलेज वो कुछ आगे क कैसे कर सकता है? हम भी अनुमान उस आधार पे लगाते हैं जो भी हमारी पूर्व ज्ञान होता है। तो मेन जो समस्या समाधान में मेन जो चीज़ जिसके आधार पर आप चीज़ों को निर्धारित करेंगे या समस्याओं को निर्धारित करेंगे, वो होगा बच्चे के पूर्व ज्ञान को, है ना? तो आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज़ द फोकस कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब समझ स्तर। आपने शिक्षण के स्तरों के बारे में पढ़ा होगा, 3 स्तर होते हैं, एक बोध स्तर, सॉरी एक स्मृति स्तर, एक बोध स्तर और एक चिंतन स्तर, मतलब मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो ये इन तीनों में से जो सेकंड आपका लेवल है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब उसके बारे में आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन-सा सही बैठता है। Promotion of scope for seeking of relationships among facts and ideas, increasing recall and recognition of facts and information, raising of problems, seeing solution to problems so presented, developing a sense of happiness and ownership in learning। तो जो फोर्थ वाला है ओनरशिप एंड हैप्पीनेस ऑफ लर्निंग, ये तो इनसे संबंधित है ही नहीं, तो ये कट जाता है। अब जो फर्स्ट वाला कहता है उस पर थोड़ा हम गौर करते हैं। वो कहता है कि आपको रिलेशनशिप बैठाना है किसके बीच में, फैक्ट्स और आइडियाज़, मतलब विचारों और तथ्यों की के बीच में आपको एक संबंध ढूँढना है। तो हाँ, ये मेबी हो सकता है, बट अगला और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम। रिकॉल करना, ये आपका मेमोरी में आ जाएगा, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएगा नहीं। रेजिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड सीइंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम सो प्रेजेंटेड, समस्याओं को उठाना और प्रस्तुत समस्या का समाधान देखना, ये आपका कहीं न कहीं चिंतन लेवल में है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपना पहला वाला सही बैठेगा। क्यों? क्योंकि आपको जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चीज़ों की, तभी आप उनके बीच में संबंध ढूँढ पाएँगे। तो ये वही बात करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि दिस टाइप ऑफ टेस्ट क्लोजली रिजेंबल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड आर गिवन टू प्रिडिक्ट वेदर अ स्टूडेंट इज लाइकली सक्सीड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। मतलब आपको ये बताना है कि जो परीक्षण है वो काफ़ी हद तक योग्यता परीक्षण से मिलता जुलता है और यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि छात्र किसी विशेष क्षेत्र में सफल होने की छात्र में संभावना होती है या नहीं। तो यहाँ जो की फोकस पॉइंट में जो कहता हूँ क्वेश्चन में आपको ढूंढना होगा, तो वो आपका कहीं ना कहीं अनुमान लगाना, मतलब उस चीज़ को प्रिडिक्ट करना। इसी से हमारा आंसर मिल जाएगा। अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो अचीवमेंट या इंटेलिजेंस या डायग्नोस्टिक नहीं होगा, इसका जो सही सटीक आंसर होगा वो होगा आपका पूर्वानुमान या प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं बच्चे की सफलता या संभावना के रूप में अनुमान को व्यक्त करता है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्किल इज, मतलब शिक्षण कौशल में एकीकरण क्या
किस चीज़ का अर्थ व्यक्त करता है। टू यूज़ ऑल टीचिंग स्किल्स ओनली इन वन लेसन। तो यहाँ देखो कहा गया है कि जितनी भी टीचिंग स्किल है उनको केवल और केवल आपको एक ही पाठ में यूज़ करना है। तो ये बात थोड़ी-सी ओनली वर्ड जो यहाँ है वो नेगेटिव सेंस में चला जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पार्ट में करें, बाकी के पार्टों में ना करें, है ना? इस हिसाब से ये कट जाता है। अगला ऑप्शन कहता है टू यूज़ प्रॉपर इन स्किल्स इन वन लेसन। मतलब आपको जो कौशल हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं। टू यूज़ मोर हेल्पफुल टीचिंग एड्स इन वन लेसन या नन ऑफ द अबव। तो हमारा शिक्षण कौशल का मेनली मोटिव है, एकीकरण की बात करें, ये होता है कि हम जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें कितनी बेहतर तरीके से हम अपनी टीचिंग मेथड्स का चुनाव करते हैं, मतलब कितने प्रॉपर बेस है ना? तो इसका इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड इन्हांस फर्दर द लर्निंग। मतलब आपको ये देखना है कि सीखने को बढ़ावा देना है, आगे बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा एक घटक आवश्यक कार्य करता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग एंड नन ऑफ द अबव। तो ये जो बात कर रहा है कि अधिगम को सीखने को बढ़ावा देना है या उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना की जो प्रक्रिया है वो का मेन घटक है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्यों इसको आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से भी पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा जैसे-जैसे अधिगम कर रहा होता है, आप उसी बेस पे उसी दौरान आप उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि बच्चा अच्छा इन चीज़ों में बेहतर करता जा रहा है और इन चीज़ों में वो कुछ ना कुछ समस्या का आप सामना कर रहा है जिनका आप आगे चल के निदान करेंगे, है ना? तो ये आएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग में। अगला क्वेश्चन कहता है कि डिसलेक्सिया इज आपको बताना है कि डिसलेक्सिया क्या है। हियरिंग इम्पेयरमेंट है, रीडिंग डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिजिकल डिसऑर्डर है। तो जो डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया, इन ये सब तमाम जो आपको समझ में आ रही हैं ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी हैं। और लर्निंग डिसेबिलिटी को ही हम हिडन डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं। इनका रीज़न ये जाना है क्यों मैंने गुप्त निरोगताएँ कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से बच्चे को शुरुआती चरणों में देखने को नहीं मिलती है। मतलब जो आपके बच्चे की शुरुआती उम्र है उसमें ये विकार या ये निरोगताएँ बच्चे में देखने को नहीं मिलती हैं जब तक कि वो स्कूल में ना आ जाए, है ना? तो इनका असली जो सामना होता है वो स्कूल एज में होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है डिमॉन्स्ट्रेटिंग क्लोज टू रियल लाइफ सिचुएशन इज पॉसिबल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब वास्तविक जीवन की स्थिति को निकट से प्रदर्शित करना निम्नलिखित में से किसके माध्यम से संभव है। क्या वो प्रोग्राम लर्निंग है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम है या सिमुलेटेड लर्निंग है। तो यहाँ जो सिमुलेटेड लर्निंग है वो कहीं न कहीं उद्दीपन अधिगम से रिलेटेड है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो वास्तविक अगर जीवन की स्थिति की बात करें कि निकटतम किस माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो देखिए उसमें प्रोग्राम लर्निंग आएगा नहीं, है ना? ये आप समझ सकते हैं। अगर हो सकता है कुछ लोग इसका एक्सपेरिमेंट्स आंसर दे रहे होंगे, बट एक्सपेरिमेंट्स में आप ये देखिएगा हर एक्सपेरिमेंट क्या आपको वास्तविक जीवन से संबंधित होता है क्या? इस बारे में सोचिएगा। तो इसका आंसर ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं होगा। हाँ, इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोग्राम्स हो सकता है, बट यहाँ इंटरैक्टिव का ये मतलब है कि इंटरेक्शन आप किससे करते हैं? अपने पीयर ग्रुप में, है ना? या अपने फैमिली में पेरेंट्स से, एनवायरनमेंट से या नेबरहुड से। तो वहाँ जो इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोग्राम है वो बातचीत के लिए प्रदर्शित किया जाता है, ना कि आपको वास्तविक जीवन की स्थिति को निकट रूप से जानने के लिए। तो जो मेन सबसे अच्छा इसका आंसर बनेगा वो है आपका सिमुलेटेड लर्निंग, है ना? तो इसका ये मैं थोड़ा-सा हटा देता हूँ। तो आपका जो आंसर यहाँ बनेगा कि वास्तविक जीवन की स्थिति को निकट रूप से प्रदर्शित करने का कौन-सा माध्यम हो सकता है? तो आपका होगा सिमुलेटेड लर्निंग, मतलब फोर्थ वाला। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, कि इन प्राइमरी स्कूल ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मतलब प्राथमिक विद्यालयों में आपको पता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, तो वो किससे संबंधित था? कि वो शैक्षिक मानकों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता था, शिक्षकों को पुनर्शिक्षण से संबंधित था, प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएँ बढ़ाने से संबंधित था, विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन जिसे मिड डे मील के नाम से जानते हैं उससे संबंधित था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मिड डे मील से संबंधित था नहीं, ये कट जाता है इसका। लेकिन हाँ, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसका नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसलिए रखा क्योंकि एसेंशियल जो मटेरियल चाहिए एक टीचिंग एड के तौर पे वो आपका ब्लैक बोर्ड होता था उस समय। तो इसलिए इसका नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रखा था कि जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, उनमें आपको भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध करानी ही हैं। और उसमें भौतिक सुविधाओं में अगर सबसे बेसिक सुविधाएँ माना जाए तो किसी भी स्कूल में ब्लैक बोर्ड का होना कंपल्सरी होता है। तो उस हिसाब से इसका नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रखा गया है। इस हिसाब से आप इसका ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, है ना? आई होप कि आप समझ गए होंगे इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मेन मोटिव क्या था प्राइमरी स्कूल्स में लाने का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन राइट इन इंडिया द स्टेट विल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 टू 14 ईयर्स। मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को जो शिक्षा का एक प्रावधान है भारतीय संविधान में,
वो इनमें से कौन-सा अधिकार के अंतर्गत आता है? राइट ऑफ शेल्टर, राइट ऑफ सोशल जस्टिस, राइट ऑफ प्राइवेसी और राइट टू एजुकेशन। तो आई होप इसका आंसर आप सभी ने सही लगाया होगा। इसका आंसर है राइट टू एजुकेशन। अब आपको ये बताना है जो आरटीई है वो हम 2009 के नाम से जानते हैं। बट ये बताइए आप ये आरटीई 2009 कब पारित हुआ, मतलब कब लागू हुआ था, कब से? तो इसका जो डेट या जो सन है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजनी है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि गिफ्टेड चिल्ड्रन आर सेग्रीगेटेड एंड प्लेस्ड इन सेपरेट सेक्शन इन स्कूल। दिस प्लान इज नोन एज, मतलब आपके क्लास में या आपके स्कूल में कुछ गिफ्टेड बच्चे हैं, उनको आपने सबको इकट्ठा किया और एक स्पेशल सेक्शन बना के उनको उसमें एक स्पेशल सेक्शन के तौर पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये एक्टिविटी ग्रुपिंग आएगा, एबिलिटी ग्रुपिंग आएगा, परफॉर्मेंस ग्रुपिंग आएगा या डिस्टिंक्ट ग्रुपिंग आएगा? तो इसका जो मेन सही आंसर है वो है आपका एबिलिटी ग्रुपिंग। क्यों इसका आंसर एबिलिटी ग्रुपिंग है? हो सकता है कई लोग एक्टिविटी ग्रुपिंग लगा रहे होंगे, बट इसका मेन एबिलिटी ग्रुपिंग इसलिए है क्योंकि जो बच्चे हैं वो किस एबिलिटी से संबंधित हैं, वो है गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो जो सेक्शन में बच्चे होंगे वो सारे गिफ्टेड होंगे, मतलब वो काफ़ी अच्छे तरीके से सीखने या हायर लर्निंग कॉग्निटिव रखते होंगे वो, है ना, अपने आप में। तो इसलिए हमने उनको सबको सेपरेट करके एक सेक्शन में डाल दिया क्योंकि उनकी जो सीखने की एक विकास है, सीखने की एक स्लोप के बारे में बात करें तो वो काफ़ी बेहतर है एवरेज बच्चों से। इसलिए इसे एबिलिटी ग्रुपिंग में डालेंगे। एक्टिविटी ग्रुपिंग में क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि हम विशेष एक्टिविटी के आधार पे बच्चों को सेक्शन करके नहीं बाँट रहे हैं, है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सीसी स्टैंड्स फॉर। तो मैंने अपनी कई सारे प्रैक्टिस सेशन में सीसी के बारे में कई तरीकों से क्वेश्चन डाले हुए थे। अब आपको ये बताना है कि सीसी का फुल फॉर्म क्या है? क्या कंटिन्यूअस करिकुलम एग्जामिनेशन है, करिकुलम एंड को करिकुलम इवोल्यूशन है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन है या कंपल्सरी कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन है? तो जो सीसी है उसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका कंपल्सरी एंड कम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आई होप आपको सभी को पता होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क। ही इज़ यूजिंग डैश मेथड ऑफ टीचिंग। मतलब एक शिक्षक है वो किसी चीज़ को सिखा रहा है और उसे प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों को बता रहा है। तो आपको ये बताना है ये किसके अंतर्गत आएगा? ऑब्जर्वेशन, करेक्शन, मॉडलिंग या इमिटेशन? तो यहाँ बच्चे इमिटेट, नकल नहीं कर रहे हैं, है ना, टीचर उसे दिखा रहा है, तो ये इमिटेशन आएगा नहीं। करेक्शन, टीचर कोई चीज़ सुधार नहीं कर रहा। ऑब्जर्वेशन, बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो जो आएगा वो है मॉडलिंग। अब इसका आपको एक चीज़ हो सकता है आपने पढ़ी होगी एमसीडी के बारे में। एमसीडी क्या है? एम फॉर मॉडलिंग, सी फॉर कोचिंग, डी फॉर डेलीगेशन, है ना? तो पहले आप बच्चों को किसी भी चीज़ को आप सिखाएँगे तो आप मॉडलिंग करके दिखाएँगे, मतलब आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। उसके बाद आप बच्चों के साथ कोचिंग कराएँगे, मतलब बच्चों को आप बताते जाएँगे अच्छा ये ऐसे करना है, ये ऐसे। उसके बाद आप बिल्कुल ही हट जाएँगे। फिर आप मतलब बैकएंड में चले जाएँगे और आप उस काम को बच्चों को डेलीगेट कर देंगे, लो अब तुम इस काम को करो। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मॉडलिंग, कोचिंग एंड डेलीगेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज़ टू बी। तो ये आंसर हम सभी को पता है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए क्योंकि ये आंसर मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ये इतना सरल है कि आप सभी इसको कॉमन सेंस के बेस पर भी कर सकते हैं, सही है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन कहता है द टीचर एंड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ईच अदर, मतलब है टीचर एंड हेड टीचर आपस में क्या है? कॉम्पिटिटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, कोलैबोरेटर हैं या ओपोनेंट हैं, मतलब विरोधी हैं। तो जो टीचर और हेड टीचर होगा वो आपस में सहयोगी की भूमिका अदा करते हैं, है ना? आई होप आप समझ गए होंगे क्यों। इसका रीज़न ये है कि टीचर और हेड टीचर मिलके कई सारे काम करते हैं, जैसे आपका शेड्यूल बनाना या आपकी टाइम टेबल बच्चों के लिए बनाना, आपकी एक्टिविटी डिज़ाइन करना, इन सब में ये आपस में एक सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो आंसर सही है वो है थर्ड ऑप्शन। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन करके मज़ा आया होगा और जो भी आपको मैंने होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर भेजें ताकि इस बेस पे आपकी खुद की नॉलेज एक रिवाइज़ फॉर्म में जा पाए, है ना? आप अपनी मेमोरी को खुद शार्प कर पाएँ, जिससे आपको प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है उनको और बेहतर करने के लिए आपको वो चीज़ें रीलर्न करनी पड़े, है ना? तो आप ज़रूर उनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।